प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा लेने जा रही हूँ। यह कक्षा आपकी रीतिकाल पर ही केंद्रित है, क्योंकि रीतिकाल पर पिछली मैं 2 कक्षाएं आपकी ले चुकी हूँ और आज की कक्षा में मैं आपकी रीतिकाल की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और रीतिकाल के मूल प्रतिपाद्य और प्रवृत्तियों की बात करेंगे। उसके पश्चात हम रीतिकाल के कवियों पर चर्चाएं करेंगे। जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में हमारी बात हुई है, हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है हम बात कर चुके हैं कि संवत 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब इससे पहले भक्ति काल पर भी बात हुई है। हम भक्ति रीतिकाल के नामकरण और रीति सिद्ध प्रवृत्तियों और इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे तो प्रवृत्तियों पर बात करने से पहले हम रीतिकाल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर भी हमें चर्चा करना आवश्यक होगा, तभी आप रीतिकाल की प्रवृत्तियों को आसानी से समझ पाएंगे। देखा जाए तो यह काल एक तरीके से समृद्धि और विलासिता का काल है और श्रृंगार की जो सारी चीज़ें मैंने बोला कि आप चाहे तीनों धाराएं जो रीतिकाल में दिखाई देती हैं उनके हो सकता है कई रीति सिद्ध या रीति मुक्त इस तरह की, लेकिन सबका जो मूल विषय है वो श्रृंगार ही रहा है। तो श्रृंगार की की प्रति जो अदम्य जो एक लालसा है वो इस युग में दोनों मतलब दिखाई देती है। जीवन में भी श्रृंगार का बहुत महत्वपूर्ण युग यहाँ इस युग में देखने को मिलता है। श्रृंगार का महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ दिखाई देने को मिलता है। और दूसरा कि ये जो हम राजनीतिक परिस्थितियों पर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कोई भी कविता होती है, कोई भी काव्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस समय के सामाजिक राजनीतिक जीवन से सीधे सीधे प्रभावित होता है और तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं। और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पे को देखा जाए तो यह जो काल है शाहजहाँ से लेकर आप ये देखिए 1900 संवत 1900 तक में ब्रिटिश कंपनियां हमारे यहाँ तक आ गई हैं। मतलब शाहजहाँ से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक का ये काल माना जा सकता है। और इस काल में शाहजहाँ की उत्कृष्ट कला प्रियता का युग भी देख सकते हैं। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता भी दिखाई दे सकती है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का कत्लेआम, अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चालें और कुचालों का जाल जो इस युग में पनपता हुआ दिखाई देता है। और राजनीतिक दृष्टि से जो यह काल है छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों सरदार सामंतों का काल है, जो कि विपत्ति में बिल्कुल अंग्रेज़ों की अधीनता धीरे धीरे स्वीकारते कर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों का जो आगमन है या जो प्रभाव उनके समाज पर पड़ रहा है या आगे के भविष्य के प्रति वे आँख मूंद कर दरबारी विलासिता का मस्त जीवन व्यतीत करने का सा इस समय ऐसा वहाँ पर युग ये दिखाई देता है। इस काल के कवि जो हैं, कवियों का जो मूल प्रतिपाद्य है वो इन ऐसे ही विलासी रजवाड़ों के दरबार में रहकर आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने वाले कवि यहाँ बहुत सारे दिखाई देंगे। राजमहलों में नाच रंग इस तरीके का है, सुराही सुंदरी इस तरह की चर्चाएं हैं। विलासी जीवन से उत्पन्न जो कविता है वो श्रृंगारी होती जाती है। और दूसरा आप ये देखिए कि समय का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कवि की जो दृष्टि है, जैसे आप ये देखिए कि मध्यकाल की जब हम बात करते हैं कि अकबर के बुलाने पर भी आप ये देखिए कुंभन दास लिख देते हैं कि संतन सो कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात परहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो ये भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी एक दृष्टि है। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो जितने भी कवि हैं रीतिकाल के दौर में, तो उन सब का जो है कि अच्छे आश्रयदाता की खोज कहीं ना कहीं इस युग के कवियों का मूल एक उद्देश्य रह गया था कि अच्छे आश्रयदाता उन्हें मिले। कहीं ना कहीं मतलब जो हम कह सकते हैं कि मतलब इनकी प्रायोरिटीज़ में अंतर है। अब जैसे आप ये देखिए कि उस समय के जो कवि हैं, जो भक्ति काल के कवि हैं, उनकी जो है कि केवल वो अपने मतलब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए रचना करते हैं। तुलसीदास भी स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता पूरे लिख देते हैं। लेकिन आप रीतिकाल में चलेंगे तो भिखारी दास लिखते हैं आगे के सुकवि रीझी हैं तो रीझे, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका सुमिरन के राधिका कन्हई के सुमिरन को बहानो है। कि आगे के
लोगों को मेरी कविता पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो इस बहाने मैं राधिका और कृष्ण के को स्मरण कर लेता हूँ या उनको मैं याद कर लेता हूँ। तो आप ये देखिए कि कवि की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसका एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। इस जो युग में आप देख पाएंगे कि इनका ये मानना है कि ठीक है कविता बन जाए हम तो बहुत अच्छा है, आगे के कवियों को अच्छा लगे तो लगे, वरना जो अगर नहीं बन पाई अच्छी कविता तो उसे राधा कृष्ण की आप स्मृति का बहाना ही है या उनको स्मरण ही मान लिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए प्रायोरिटीज़ का यहाँ अंतर दिखाई देगा। अब हम सामाजिक दृष्टि की तरफ जाएं, अभी तो हमने राजनीतिक चीज़ों पर बात की, अगर हम सामाजिकता पर चले तो यह काल मतलब वैसे तो सामंतवाद का काल है, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं को इस समय नष्ट होने का काम छोटे छोटे सामंत छोटे छोटे रजवाड़ों में हमारा पूरा एक क्षेत्र ये बट रहा है। पूरा हिंदी प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बट रहा था। और जो सामंतवाद के साथ में सभी है कि ये जितने भी इनके लोग नीचे वाले जो लोग हैं उनको ये अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सामंतवादी व्यवस्था में इन्हें लगता था कि पुराने जो सामंत हैं कि बाकी जो नीचे जो उनके काम करते हैं उनका अस्तित्व केवल उनकी सेवा के लिए ही हुआ है। और इसी प्रकार नारी को भी इनका संपत्ति के रूप में प्रयोग करने लगा। और नैतिक मूल्यों की जो बात करें, नैतिक मूल्यों के बिल्कुल ये पतन का ही युग था। इस समय आप ये देखिए कि मतलब ऊंचे लेवल पर जब आप बात करेंगे कि सभी राजाओं ने छोटे छोटे सामंत नियुक्त किए हैं, ऐसे में मतलब एक आम जनता को सुविधाएं दे पाना बहुत मुश्किल था। सुविधाएं नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति थी, ना तो कोई चिकित्सीय सुविधाएं हैं ना कुछ ऐसा है। और धर्म स्थानों पर भी राधिका कृष्ण की चर्चाएं भी केवल अब विलासी जीवन को व्यक्त करने का बहाना सी होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय, और दूसरा जो कर्म और आचार ये सब बड़े प्रभावित उस समय हुए। और साहित्य और कला में भी अगर देखे जाएंगे तो साहित्य और कला में ये युग वैसे काफ़ी समृद्ध रहा है। ललित कलाओं में इस समय चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इस सब का पोषण राजमहलों में होता रहा था। संगीत शास्त्र पर बहुत सारे प्रामाणिक ग्रंथ इस समय लिखे गए। अलंकार प्रियता विलासी राजा बादशाहों की क्योंकि बहुत अभिरुचि थी, तो इस समय मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके सामने पूरा एक परिदृश्य आपके सामने दिखाई इसमें देता है। इसकी कुल मिलाकर हम बात करें तो इसकी राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो राजनैतिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग कहा जा सकता है। इस युग में राजप्रसादों में देखा जाए तो सिर्फ विलास का बोलबाला था। और कहीं ना कहीं वो जो लगातार जो युद्ध होते रहते थे उन युद्धों में शिथिलता आई, तो इसीलिए कहीं ना कहीं राजप्रसादों में विलास का माहौल बन गया। सामाजिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ घेरे जा रही थीं। और दूसरा क्या था कि इस्लाम भी आ रहा था, इस्लाम भी अपनी जड़ें जमा रहा है, इस्लाम अपना एक भारत का अभिन्न अंग होता जा रहा है। तो ऐसे में मतलब धार्मिक रूढ़ियाँ अपने अपनी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और धार्मिक दृष्टि से मंदिरों और मठों में पुजारियों और महंतों का जीवन इस समय बहुत ही सुदृढ़ होता जा रहा था। और रीतिकाल में हम देखा जाए तो दो तरह के विषयों पर काम हुआ है। एक तो काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन, और दूसरा आप देखेंगे सामंती जीवन का चित्रण, क्योंकि जो कवि हैं वो सामंती जीवन के बिल्कुल समीप रहते हैं, तो उनके जीवन का चित्रण इनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा होता है। इस युग के जो अधिकांश जो कवि हैं आप ये देखिए दरबारी कवि थे, चाहे वे मतलब आप राजस्थान क्षेत्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे सामंत हैं, छोटे छोटे जो राजा हैं उन पर ये आश्रित रहते थे। और ज़्यादातर जब आश्रयदाता कवि के पास ही रहते थे तो उनकी आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही काव्य रचना कर पाते थे। और एक किसी अच्छे आश्रयदाता की खोज हमेशा इनका प्रमुख समस्या थी। प्रमुख रूप से अच्छे आश्रयदाता को ही मतलब ढूंढते थे। देव बहुत प्रतिभाशाली कवि थे, लेकिन उनका पूरा आप जीवन देखिए वो आश्रयदाताओं की तलाश में ही भटकते रहे हैं। भूषण जैसे सौभाग्यशाली कवि बहुत कम रहे हैं। इस समय मतलब पूरा जो था कि राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्य होना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि ये आचार्य बनकर ही वहाँ पर शिक्षा दे पाते थे, समझा पाते थे अपनी बात। इसलिए आचार्यत्व के लिए कवियों ने काव्य शास्त्र का सहारा लिया।
साहित्य, संगीत और कलाओं में रुचि रखना सामंतों व राजाओं की प्राचीन परंपरा पहले से बनी हुई थी। पहले के लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान रखते थे, अपनी संतानों को भी इसकी शिक्षा दी जाती थी और साहित्य शास्त्र की जरूरत भी इसी कार्य के लिए होती थी। जैसे देखा जाए तो अब पहले जो कवि हैं केशव दास पर, जो आपके टेक्स्ट में भी सबसे पहले लगे हुए हैं, उनको देखेंगे, इनकी जो कवि प्रिय और रसिक प्रिय है बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन वे स्वयं स्वीकारते हैं कि इसकी रचना भी इनके जो आश्रयदाता थे उनकी जो प्रिय गणिका थी उसको काव्य शिक्षा देने के लिए की गई थी। अब हमने इनकी प्रवृत्तियों पर बात की, तो अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या प्रवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं। आज की कक्षा में मैं थोड़ा सा आपको इनका एक सूक्ष्म परिचय दूंगी। जो यह काल जो हमने शुरू में ही बताया कि एक तो अगर हम इनकी विशेषताओं प्रवृत्तियों को बात देखें तो पहली बात है, ये काल है सामंती अभिरुचियों का काल है। सामंतवाद का बहुत प्रभाव दिखाई देगी, सामंती रुचियां इस काव्य में दिखाई देती हैं और सारा का सारा जो साहित्य है वो आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल लिखा गया है। और वैसे हर युग में देखिए प्रेम की कविता लिखी गई है, श्रृंगार की प्रधानता दिखाई देती है, लेकिन रीति काल में जो श्रृंगार है वो कहीं ना कहीं सामंतकालीन जो विलास की जो चीज़ें हैं, सामंतकालीन जो श्रृंगार है वो इनके यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। दूसरा, एक आचार्य की प्रदर्शन की प्रवृत्ति इस युग में बहुत दिखाई देती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहली कक्षा में बताया था कि ज़्यादातर सभी कवि अपने आप को आचार्य बनने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि आचार्य बनने से उनको किसी भी राज दरबार में आसानी से अच्छा आश्रयदाता मिल जाता था और आचार्य बनने का प्रयास सभी कवियों में, और इस प्रयास में वे ज़्यादातर रस, अलंकार और दूसरे तरह के काव्य अंगों पर अपनी रचनाएं करते थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं मौलिकता का अभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। और इस वजह से जैसे अब केशव दास ने श्रृंगार को लेकर ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तो इसलिए यहाँ पर एक तो आचार्य की प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा एक और चीज़ है कि श्रृंगारिक प्रवृत्ति, जैसा कि मैं बार बार रीतिकालीन की बात करती हूँ कि इसकी मूल प्रवृत्तियों में अगर हम देखें कि श्रृंगारिक प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार के भावों की जब हम बात करते हैं तो और कृष्ण भक्ति के नाम पर भी बहुत सारा श्रृंगारिक काव्य इस युग में रचा गया, क्योंकि राम भक्ति या राम के व्यक्तित्व को लेकर श्रृंगारिक काव्य लिखना बहुत संभव उतना नहीं था। इसीलिए ज़्यादातर राम की भक्ति में वैसे माधुर्य भाव इन्होंने डाला है, लेकिन कृष्ण में ज़्यादा इन्होंने इस तरह की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। और एक प्रवृत्ति और है नारी सौंदर्य का चित्रण। श्रृंगारकालीन जो काव्य है वो सारा का सारा, उसमें नारी का रूप चित्रण बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और इसमें नारी के सौंदर्य को लेकर काफ़ी सारी रचनाएं, और इस काल में नारी का जो रूपवती नारी को विलास का साधन, लेकिन नारी को यहाँ पर एक वस्तु की तरह ही माना गया है। और सारा का सारा मतलब नारी सौंदर्य पर बहुत सारे ग्रंथ हैं, जब हम इन पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। प्रवृत्तियों का मैं सिर्फ आपको इस समय इस कक्षा में परिचय ही दे पाऊँगी, अगली कक्षा में जब हम चर्चा करेंगे तब और बात करेंगे। दूसरी और है कि भक्ति और वैराग्य का मिश्रण इस काल में देखने को मिलता है और प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। उद्दीपन रूप का मतलब रीति काल में वैसे तो प्रकृति पर बहुत ही काव्य अच्छा लिखा गया है, लेकिन प्रकृति के जितने भी रूप हैं उसमें प्रकृति एक स्वतंत्र चेतना के रूप में, स्वतंत्र चेतन सत्ता के रूप में नहीं दिखाई देती। वो केवल कविता श्रृंगार को उद्दीप्त करने का कार्य यहाँ पर करती है। और 12 मासा, षड्ऋतु वर्णन, इस तरीके की चीज़ों में प्रकृति का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है। और दूसरा एक प्रवृत्ति रही है आश्रयदाता की प्रशंसा, क्योंकि राजाश्रय में कार्य कर रहे हैं। ऐसा युग है जब एक एक आपको दोहों की एक एक आपको अशर्फियाँ मिल रही हैं, तो ऐसे में आश्रयदाता की प्रशंसा कैसे नहीं होगी। तीसरी एक और चीज़ है मुक्तक शैली का प्रयोग। बहुत कम इसमें बड़े काव्य लिखे गए, मुक्तक शैली को ही प्रोत्साहन दिया गया है इस युग में। और इसमें ज़्यादातर जो मुख्य जो चीज़ें हैं, कवित्व, सवैया, दोहा, इस तरह के छंदों की जो बात की गई है, कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति, क्योंकि इस प्रकार के माध्यमों में बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है।
इसलिए यहाँ पर मुक्तक शैली का प्रयोग, और इसके जो सबसे अच्छे प्रयोग आए हैं मुक्तक शैली में, घनानंद पद्माकर देव आदि ने बहुत अच्छे प्रयोग इसमें किए हैं। और इन छंदों का जो प्रयोग किया है, ब्रज भाषा बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिखाई देगी। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग इनके यहाँ दिखाई देता है। और क्योंकि इस पूरे के पूरे जो काल की जो मुख्य भाषा है वो ब्रज भाषा ही रही है। अवधि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अवधि का प्रयोग बहुत कम हुआ है। तो इस प्रकार मतलब कह सकते हैं कि रीति काल में जो हम देखेंगे कि भावना और कला, इसका बहुत अच्छा सम्मेलन आपको दिखाई देगा। और इसमें मतलब जो चीज़ है कि बहुत सारी, एक तो कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व, आश्रयदाताओं के मनोनुकूल काव्य रचना, जीवन को भोग का पर्याय मानने वाले की प्रवृत्ति के बावजूद, मतलब रीति काल के कवियों का बहुत योगदान आपको दिखाई देगा। बिहारी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। इस काव्य में अगर आप देखेंगे कलात्मक पूर्णता आपको दिखाई देगी। और ये मतलब इस जो काल में आपको दिखाई देगा कि कला को शुद्ध कला के रूप में लिया गया। कला कला के लिए का जो सिद्धांत है, इस काल की जो कवियों ने कला को कला की तरह ही लिया है। और इसलिए अब हम इस काल पर हम अगली बार चर्चा करेंगे, और अगली कक्षा में हम इनके टेक्स्ट पर बात करेंगे। केशवदास आपके पहले इसमें कवि हैं, केशवदास पर हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।